जय हिंद दोस्तों। तो बिल्कुल आप सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही आप जीआईसी में आते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जैक, सीबीएसई का जो भावना है ना, वो समाप्त हो जाता है। तो बिना लॉन्ग लपेट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, मोशन। और जैसे ही हम लोग के दिमाग में मोशन आता है, तो हम लोग के दिमाग में वो सभी बातें आने लगता है, जैसे धूम में वो गाड़ी अगला चक्का उठा करके साइकिल आगे चलाता है, बाइक आगे चलाता है, वो लड़कों का जो छपरी वाला लड़का लोग होता है, उसका दिमाग फोटो आने लगता है। भाई साहब पहले तो करता है धूम मचा ले, और साइकिल का चाहे गाड़ी का चक्का ऊपर उठा करके और चलता है। फिर जब गिरता है तो बोलता है हाय मम्मी बचा ले। फिर जब कमर टूट जाता है और हॉस्पिटल में होता है तो बोलता है भगवान उठा ले। तो भाई साहब ऐसा नहीं करने का। तो आइए, जब भी मोशन का दिमाग में आता है तो गाड़ियों का दौड़ना, आज इंसानों का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ये सभी हम लोग उसमें रख सकते हैं। जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसका मोशन को हम लोग, वो जो घूमता है एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहा है, मोशन है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, गति का क्या वजह है, तो आप बोलोगे कि सर मैंने पीछे पढ़ा है कि मोशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। किसी चीज में बल लगने की वजह से ही मोशन का उत्पत्ति होता है, गति का उत्पत्ति होता है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु गतिशील बनता है। जैसे कि कोई इंसान है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए चाहिए होगा एनर्जी, और उस एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी की वजह से वो अपने पैर पे फोर्स लगाएगा, और पैर जो है ना ग्राउंड फोर्स लगाएगा, और वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगेगा। यदि गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, तो उसमें डालना पड़ता है फ्यूल, क्योंकि फ्यूल में होता है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी जो है ना उसको व्हील को घुमाता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से गाड़ी आगे चलता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, उसको हम लोग उठाएं और फेंकें, तो हम लोग के हाथ में जो मैस्कुलर एनर्जी है वो उसको ऊपर फोर्स लगाता है और फिर वो मोशन में आता है। तो बिना लॉन्ग लपेट करते हुए आगे समझते हैं ये कि फिजिक्स में हम बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कभी कभी पार्टिकल बोल रहे हैं, कभी कभी जो है ना अलग अलग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। कहते किसो है ऑब्जेक्ट, बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल। फिजिक्स में ये सब जो वर्ड है ना, उसका मतलब है कि कोई भी चीज यानी कि कोई भी चीज हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका अपना कोई वजन होता है, जो जगह को घेरता है, उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, बॉडी। वस्तु बोल सकते हैं, पिंड बोल सकते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन खत्म। अब सिंपल सी बात इस बारे में कि आखिर हम लोग रेस्ट कहें किसको बोलते हैं रेस्ट, है ना। तो सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात है, छोटी सी जानकारी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन को नहीं बदलता है उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्या वो लिखे, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स देयर पोजीशन आर कॉल्ड रेस्ट। यदि वे वस्तुएं जो अपने स्थिति को नहीं बदलते हैं, विराम अवस्था में कहलाती है। यदि मोशन का बात करें तो इसका जस्ट उल्टा, द ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन आर कॉल्ड मोशन। ऑब्जेक्ट्स यदि कोई अपना पोजीशन को बदल रहा है उसको मोशन में बोलेंगे, है ना। वे वस्तुएं जो अपनी स्थिति को बदलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, गति अवस्था। क्या बोलते हैं, गति का अवस्था। तो ये सब बातें था। अब थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्डिटी। और स्टैंडर्डिटी ये है कि थोड़ा सा जो रेस्ट है उसका डिफिनेशन में करते हैं चेंजेज, और ये बोलते हैं कि सराउंडिंग, हम लोग के आसपास में कोई फिक्स बिंदु है। क्या है, फिक्स मतलब निश्चित बिंदु है,
उस निश्चित बिंदु फिक्स पॉइंट के तुलना में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिंड अपना पोजीशन को बदल लेता है, उसे बोलते हैं मोशन। और स्टैंडर्ड में बोले तो कोई फिक्स पॉइंट सराउंडिंग में है, उसके तुलना में कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन को बदल लेता है, उसे बोलते हैं मोशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या चीज है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मोशन है उसको बोला गया है कि वो रिलेटिव है, क्योंकि आपका देखने का नजरिया, आपका जो रेफरेंस पॉइंट और फिक्स पॉइंट जो चूज किए हैं, चुने हैं, वो तय करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। एज्यूम कीजिए कि आप धरती के ऊपर है, तो अब अर्थ के कंपेयर में देख रहे हैं अपने आप को, इसलिए आप पा रहे हैं कि आप रेस्ट में हैं। अर्थ की तुलना में देखेंगे तो आप रेस्ट में हैं, या फिर आप पोजीशन बदल रहे हैं तो अर्थ के ऊपर बदल रहे हैं तो आप मोशन में हैं। लेकिन आप यदि अर्थ को दूसरे प्लैनेट से देखो, अंतरिक्ष से देखो, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ मोशन में है। क्योंकि अब जब दूसरे प्लैनेट में होंगे, चाहे तो फिर अंतरिक्ष में होंगे, स्काई में होंगे, तो उस फिक्स पॉइंट के, वहां पर जो फिक्स पॉइंट होगा उसके तुलना में अर्थ को देख रहे होंगे कि वो उस पॉइंट के तुलना में कोई मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एज्यूम कीजिए कि मैं आपको थोड़ा डायग्राम बनाकर समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर है ये फिक्स पॉइंट, क्या है? फिक्स पॉइंट। और हम इस फिक्स पॉइंट के तुलना में, है ना, हम ये है अर्थ पे, क्या है? अर्थ पे, और हम हैं यहां पे, मान लीजिए कि दूसरा प्लेनेट में है यहां पे, तो अर्थ तो भाई से मूव कर रहा होगा। अर्थ क्या होगा? मूव कर रहा होगा। और ये प्लेनेट भी मूव कर रहा होगा। तो अर्थ से हम लोग फिक्स पॉइंट यहाँ पे अर्थ पे है और दूसरा प्लेनेट को देख रहे हैं तो वो मोशन में है। दूसरा प्लेनेट पे हम लोग यदि रहेंगे या फिर दूसरे जगह पे हम लोग रहेंगे, अंतरिक्ष में रहेंगे, और वहां पे कोई फिक्स पॉइंट रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ मूव कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब सिंपल ये होता है कि वो पॉइंट सराउंडिंग में, वो फिक्स पॉइंट जिससे हम लोग किसी भी चीज को ये तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। सिंपल सा बात बोले आपको कि यदि आपसे पूछे कि बताओ अपना एड्रेस क्या है, तो कोई बोलेगा कि मेरा टेलीफोन टावर के सामने मेरा घर है, कोई बोलेगा कि डीएवी के सामने मेरा घर है, कोई बोलेगा सरदार पटेल चौक जो है उसके सामने मेरा घर है। तो जिस चीज से, जिस लोकेशन से, जिस फिक्स लोकेशन से अपना घर को आप तुलना कर रहे हैं, वो फिक्स लोकेशन उस पॉइंट के लिए कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे मेरा घर सरदार पटेल चौक के सामने है, तो मेरा घर जो होगा ना, उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट हम दिए हैं लोकेशन में, वो दिए हैं सरदार पटेल चौक। तो सरदार पटेल चौक कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। अब एक चीज और समझ लीजिए कि हम लोग किसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब दो ठो परपेंडिकुलर लाइन, जिसमें एक ठो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेफ्ट से राइट खींचा हुआ रहता है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल लाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और इसमें ये एरो देना जरूरी होता है। और इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उससे यानी कि कोऑर्डिनेट है, उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो फिर क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। जैसे कि हम ट्रैफिक पुलिस हैं और मेरे सामने से एक तो हाई स्पीड में कार निकला, और हम ऐसे वो जो मशीन रहता है जिससे स्पीड का पता लगाते हैं वो रखे हुए हैं।
तो उस जो पॉइंट है जिससे हम लोग ये नाप कर रहे हैं कि वो जो गाड़ी आगे बढ़ रहा है वो कितने का स्पीड से चल रहा है, तो वो जो कहलाएगा उसके लिए रेफरेंस पॉइंट या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो भाई साहब ये सब तो बातें था। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर और समझते हैं कि आखिर हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज होता है ना। उससे भी जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली क्वांटिटी किसे कहते हैं। भाई जिसे हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, सिंपली बोले ना तो यही है क्वांटिटी, जिसे हम लोग नापते हैं। जैसे कि लंबाई है उसको नापते हैं, वजन है उसको हम लोग तौलते हैं, ये सब कहलाता है क्वांटिटी। कितना तरह का होता है? बेसिकली 7 होता है ना। मास मतलब कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और फिर अमाउंट ऑफ मास भी होता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मास मतलब मोल को नापते हैं, है ना। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं। जो वजन है ना, उसको हम लोग ग्राम में नापते हैं, केजी में नापते हैं। तो ये सब कहलाता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। यानी और को दूसरे तरीके से बोले ना तो नेचर का जो लॉ है, नेचर का जो लॉ है ना, उसको हम लोग कुछ जिससे नापते हैं, मतलब कि जिससे हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि हम लगाएं किसी चीज पर फोर्स, तो कितना फोर्स लगाएं, है ना, जिससे हम लोग मेजर करते हैं वो कहलाता है एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। और वो जो है ना तो 2 तरह का हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी, कि स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो भौतिक राशि जिसका सिर्फ परिमाण होता है, आकार होता है ना। 5 केजी, 7 केजी, 9, 8 मीटर परिमाण होता है ना। सिर्फ परिमाण से ही पूरी है ना, पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। सिर्फ परिमाण से ही उसका पूरी तरह से उसका जो बात है वो पूरा हो जाएगा। उसे बोलते हैं क्या? सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी मतलब है ना दैट क्वांटिटी, है ना, वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ स्ट्रेंथ होता है, या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बताते हैं आपको 2-3 बातें है ना स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि इसमें क्या आएगा? मास आएगा। इसमें क्या होता है? वजन। उसमें क्वांटिटी होगा, मतलब परिमाण होगा कि कितना केजी है, 5 केजी है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा भाई स्केलर क्वांटिटी में। जैसे कि टेम्परेचर है, इसमें भी कोई भी उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा। ये कहलाता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें है ना कि इसका और क्या क्या खास बात है, तो इसमें जब भी जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ होगा है ना, उसमें एक पार्ट जो होता है, जैसे कि मास का मान लीजिए वजन है, मास लिखें 5 केजी, क्या लिखें? 5 केजी, 5 केजी लिखे, तो पहली वाला जो बात रहता है, पहला और जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो दिखाता है स्ट्रेंथ को, मतलब मैग्नीट्यूड को दिखाता है। और जो दूसरा वाला पार्ट रहता है वो दिखाता है उसके यूनिट को, मतलब मास जो है, वजन जो है, उसको हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं? केजी में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो पूरा का पूरा बात करें ना, तो कोई भी जो स्ट्रेंथ दिखाया जाता है ना, वो ये दिखाता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है उस मेजरमेंट का, चाहे तो फिर उस क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट भी बनाया गया है कि उसको हम लोग किस चीज में नापेंगे। तो जो पूरा का पूरा ये बातें हैं वो क्या बताता है कि उस स्टैंडर्ड यूनिट से कितना गुना वो ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? तो भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी के मतलब ये होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ है ना क्या हो, डायरेक्शन भी हो,
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि मतलब क्या कि ऐसा राशि, ऐसा भौतिक राशि जिसके पूर्ण विवरण के लिए है ना परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी दिखाना जरूरी होता है पूरा पूरी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपको बताएं है ना कि वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपका हो गया, उस समय स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस नहीं बताया था ताकि इस तरह में समझाया जा सके। डिस्टेंस जो है ना वो है तो आपका स्केलर क्वांटिटी। यदि बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जब भी लिख रहे हो तो सिर्फ आप बोले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर काफी है, समझ जाएगा कि इतना दूरी का बात किया जा रहा है। लेकिन आप यदि डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि 5 मीटर किधर, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ किधर, तब वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट है। पूरा का पूरा समझाते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में है ना। तो थोड़ा सा समझिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया आपको, है ना। अब चलते हैं आपको आगे। तो डिस्प्लेस मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी उसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, वेलोसिटी, है ना। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। स्पीड तो होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सो 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन वही यूनिट टाइम में कितना स्पीड को चल रहा है, किस डायरेक्शन में, वो बताता है वेलोसिटी। अब चलते हैं हम लोग आगे। और क्या फोर्स हो सकता है, वेट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, ये सब किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी के क्वांटिंग में आता है। अब चलते हैं हम लोग क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में छोटी सी बातें, है ना। डिस्टेंस है दूरी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो टोटल डिस्टेंस, टोटल रास्ता जितना कवर किया, टोटल रास्ता जितना कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, 2 पॉइंट से मतलब जहां से शुरू किया चलना और जहां वो फाइनली पहुंचा, शुरुआत वाला बिंदु और अंतिम वाला बिंदु, है ना, उन लोग के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो कितना है, वो बताता है कौन, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि है ना आपको एग्जांपल से समझाएं, है ना कि क्या है, तो आपको ये बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझिए कि ये था। और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा ये जो बात बताया गया उसको समझा ही देते हैं, थोड़ा सा छूट गया भाई। अब देखो थोड़ा सा क्या होता है डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा घर है यहाँ पे और रास्ता है यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ पर है मेरा स्कूल है, क्या है, स्कूल। तो अब बोलोगे कि पहले हमको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ मान लीजिए 5 मीटर है, फिर यहाँ जाना पड़ेगा 7 मीटर है, फिर यहाँ जाना पड़ेगा 8 मीटर है, फिर यहाँ जाना पड़ेगा 4 मीटर है। तो रास्ते से स्कूल जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा, 5 मीटर और 7 मीटर, 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 मीटर जाना पड़ा। तो 24 मीटर कहलाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करें ना तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए कि 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 मीटर आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो कहलाएगा। लेकिन यहाँ से किधर की ओर, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा था, कोऑर्डिनेट बनाया हुआ था ऐसा, और इस पॉइंट यहाँ था, और ये वाला है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट। किस डायरेक्शन में है तुम्हारा स्कूल है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका स्कूल हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और फिर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मतलब 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट।
तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। यदि वेक्टर के बारे में और थोड़ी सी बात करें ना, तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मान लीजिए कोई नंबर, कोई ए है ना, फोर्स है, तो फोर्स को लिखते हैं पहले एफ ऐसे, उसके ऊपर एक तो एरो हेड देते हैं, एरो, उसके बाद हेड। एरो जो है ना सो डायरेक्शन को दिखाता है, और जो ये लाइन खींचा हुआ है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी लिखेंगे, उसके ऊपर एरो हेड देंगे, एरो हेड। अब थोड़ी सी बात समझना जरूरी है ना, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि 5 kg है ना, और 5 kg है, तो आसानी से इसको ऐड कर देंगे, 5 kg ऐड कर देंगे, 5 5 10 kg हो जाएगा। लेकिन 5 kg और 5 मीटर को हम लोग कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, सेम यूनिट में ही ऐड होता है, अलग अलग यूनिट में ऐड नहीं होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि 5 मीटर नॉर्थ है, किधर है? नॉर्थ की तरफ है, और यहाँ पर जोड़ना है मान लीजिए, तो जोड़ने के लिए मान लीजिए दूसरा यही डिस्टेंस यदि डायरेक्शन के साथ रहेगा सेम, तब भी ऐड कर पाएंगे। मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे मीटर में, है ना। मान लीजिए 12 मीटर है ना, यदि नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ की तरफ जोड़ो, तब 12 और 5 17 मीटर हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, इधर साउथ रहेगा, है ना, तो हम लोग फिर ऐड नहीं कर पाएंगे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, है ना, क्या होना चाहिए? जो यूनिट है वो तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे और समझते हैं बहुत ही आसान चीजें, है ना, किसके बारे में? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उससे पहले आपको जो है ना सो एक छोटी सी जानकारी, है ना, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। एज्यूम कीजिए, है ना, कि एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, और इसका रेडियस दिया हुआ है ना 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और आपको पहला क्वेश्चन ये बोला है कि एक, है ना, लोकेशन है, एक पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करना है ना, क्या? 20 मीटर फ्रॉम सेंटर, 20 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब जो वृत्त है उसके केंद्र से, है ना, 20 मीटर दूर, है ना, नॉर्थ ईस्ट में दिखाना है। किधर? नॉर्थ ईस्ट में। कितना होगा, कहाँ पे आएगा? तो भाई साहब ये है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है वेस्ट, और इधर है ईस्ट। समझ में आया आपको? तो हमको यदि दिखाना है इस लोकेशन को, तो ऐसे दिखाएंगे, 20 मीटर किधर, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ये है, ईस्ट इधर है, तो बीचों बीच में ऐसे दिखाएंगे। यदि बोल देता एट 45 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, तो यहाँ से और इसके बीच का डिग्री है ना 45 बनाना पड़ता। और फिर ये हो गया, क्योंकि 20 मीटर ये वाला है, तो 20 मीटर ये भी होगा, और फिर ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो आपका पॉइंट ये मान लीजिए कि P है ना, और ये पॉइंट आपको दिखाना था, जो कि 20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए सेंटर से, और नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो ऐसा बनाएंगे। इसी तरीके से और भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बताओ, है ना, कि 30 मीटर, कितना? 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल एट 90 डिग्री, चाहे तो फिर 89 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसा बना सकते हैं। इन नॉर्थ वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ वेस्ट में आपको खींचना पड़ता है ऐसे, है ना, कि साउथ वेस्ट में ऐसा खींचेंगे, मान लीजिए 75 डिग्री है, ठीक है, और फिर 75 डिग्री है, और फिर इधर दिखाना रहेगा, मान लीजिए पॉइंट Q दिखाना है, पॉइंट Q दिखा देंगे। 30 लेंथ बोला था, यहाँ से यहाँ तक 20 है, और आगे स्केल से नापेंगे 10, जितना भी आएगा तो हो जाए 30 हो जाएगा, इधर 20 होगा, आगे और 10 नापेंगे, और इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। यदि और बातें आपको समझाने का कोशिश करें तो बोले कि
तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।